स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लासिकल मैकेनिक्स है, हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड है। क्लासिकल मैकेनिक्स की थोड़ी सी डेफिनेशन हो जाए। मैकेनिक्स है क्या? बेसिकली मैकेनिक्स जो है ये फिजिक्स की वो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड मैकेनिक्स। और इसकी जो मेन ब्रांचेस हैं वो दो हैं, इट हैज 4 ब्रांचेस, बट इसकी जो दो मेन है वो दो हैं। उसके बारे में पढ़ भी चुके हैं, 9th में भी 10th की क्लास सेशन में पढ़ चुके थे कि काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, फिजिक्स की वो ब्रांच which deals with the phenomena of motion without reference to mass and force। फिजिक्स की वो ब्रांच जो मोशन की स्टडी तो करती है लेकिन मास और फोर्स के उसके रेफरेंस के बगैर। द मोशन में भी ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल, ये सीधा भी हो सकता है, वाइब्रेशनल भी हो सकता है और रोटेशनल भी हो सकता है। और डायनेमिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द लॉज दैट टेल्स अस अंडर सर्टेन कंडीशन व्हाट टाइप्स ऑफ मोशन इज पॉसिबल। अब फॉर एग्जांपल जो है, अगर हम कुछ चीज़ होती है जो वाइब्रेशन करती हैं, कुछ रोटेशनल में होती हैं, हमारी जो फोर्स है वो डिपेंड करती है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस सूरत में मूव करेगा। हो सकता है उसमें जो है ना हम रोटेशनल में किसी को घुमाना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से फोर्स लगाएंगे। तो कहते हैं कि इट आल्सो डील्स विद द कॉजेज ऑफ मोशन एंड देयरबाय इंट्रोड्यूस कॉजेज ऑफ फोर्स। अब स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स का ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी द एक्शन ऑफ फोर्सेस। अब कोई भी चीज़ है अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भी मूव कर रही है तब भी वो स्टैटिक्स में आ जाएगी। या कोई चीज़ है ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है, नीचे से ग्रेविटी उस पर फोर्स लगा रही है, ठीक है, और उसका वेट, ये दोनों मिलकर उसको जो है ना स्टैट किया, मतलब एक जगह पर उन्होंने रोका हुआ है, इस वजह से ये स्टैटिक्स में आ जाता है। अच्छा, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? कहते हैं द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, कहते हैं मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच जो मैकेनिक्स है जो हमारे जो है ना विच डील्स विद द मोशन ऑफ एटम्स, एटॉमिक साइज पार्टिकल। एटॉमिक साइज पार्टिकल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मुख्तलिफ जो है उस लेवल पर जो काम किया जाता है, जो मैकेनिक्स की स्टडी की जाती है, वो एटॉमिक क्वांटम मैकेनिक्स कहलाती है। अब है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स इसी को न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। हमारे पास जो इसका हमारा जो सवाल है तो उसमें कहते हैं द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज हैविंग नॉट स्मॉल मासेस, यानी हम उन जो हमारे स्मॉल मासेस वाली बॉडीज हैं उसको तो हम चलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स में वो है जिसकी बॉडीज जो है वो स्मॉल नहीं होती। इट इज कंप्यूटेशनल स्कीम रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स एंड मोशन। The branch of mechanics which deals based upon Newton's law of motion is called classical mechanics or Newtonian mechanics। कहते हैं the entire study, ये इसको मुकम्मल जो स्टडी है classical mechanics can be divided into 2 main branches। कहता है कि प्रॉब्लम कंसर्निंग टू द मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल, हमारा जो पहला सवाल है उसमें यह है कि सिंगल पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो कहता है कि जो प्रॉब्लम कंसर्निंग विद द मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल एंड द प्रॉब्लम कंसर्निंग टू द मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। और कहते हैं रिजिड बॉडी जो है ओनली स्पेशल केस होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल। टूल्स ऑफ मैकेनिक्स, किसी भी चीज़ के जो टूल्स होते हैं जिसके जरिए से उसको हल किया जाता है या उसकी जो ना स्टडी की जाती है या उसके ऊपर काम किया जाता है, तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स या मैकेनिक्स के जो टूल्स हैं, द लॉज, principles and formulation developed by various scientists are called tools of mechanics। And for analyzing the behavior of particle or system of particle, the tools are Newton's law, Lagrangian mechanics and Hamilton formulation। Frame of reference क्या होता है? The fixed coordinate system with respect we study the behavior of the particle as x, y, z। कोई भी किसी भी चीज़ को जब हम स्टडी करने लगते हैं तो हम पहले उसका ओरिजिन जो है ना, ओरिजिन मालूम करते हैं कि कहाँ से हम उसको उसकी वैल्यू मेजर कर रहे हैं, कहाँ से हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब उसकी हम ये भी डायरेक्शन देखते हैं कि वो एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है या जी एक्सिस में है। तो यहाँ पर हमारा जो है ना कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या आता है कि हम जो फिक्स कोऑर्डिनेट हैं उनको फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो कहते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लॉ ऑफ इनर्शिया जो है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था? कहते हैं कि हमारे पास जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड, इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जाम्पल आ कार मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कोई भी कार है वो कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रही है, यानी कि न्यूटन्स का जो लॉ था इनर्शियल लॉ ऑफ इनर्शिया जो था, कहते हैं द लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पोस्टुलेटेड इन फिजिक्स दैट if a body moving or rest it will keep moving in a straight line at constant speed unless it is acted upon by a force। यानी कोई भी चीज़ है अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी में है या कहीं पर रेस्ट में है, किसी भी हालत में वो मौजूद है, तो उसके ऊपर जब कोई फोर्स जब तक अमल नहीं करेगी तो वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, या उसके खिलाफ, या यूँ कह सकते हैं कि वो अपनी
जो हालत है उसके खिलाफ मज़ामत करके कहता है। और फिर नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? कहता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड is called non inertial frame of reference. Example are turning car with constant speed. अब एक कार जो है वो कांस्टेंट स्पीड में तो है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? हमारे पास एक्सेलरेशन में चीज चली जाती है। इसके साथ में ये फोर्स फोर्स की डेफिनेशन हर आदमी जानता है कि एनीथिंग व्हिच कैन चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी और ट्राइज टू चेंज। ये कोई भी चीज है, फोर्स क्या होती है? जो किसी भी बॉडी की जो स्टेट है इस टाइम उसको चेंज करती है या करने की कोशिश करती है। The state of that body is called force. Inertial force or internal force, sorry. The force which is exerted by a molecule or particle to the rest molecule or particle is called internal force. अब फॉर एग्जांपल देख ले, हमारे पास एक एटम है, एटम के अंदर हमारे पास क्या होता है? प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, या मॉलिक्यूल ऑफ गैस है। तो मतलब एक जो पार्टिकल है वो दूसरे के ऊपर कोई ना कोई फोर्स जरूर लगाता है। अगर जहाँ पर इलास्टिक होता है हो सकता है वहाँ ना हो, न्यूट्रल होते हैं कुछ पार्टिकल। लेकिन या फॉर एग्जाम्पल एटम ले लो, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर, नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर, या पॉजिटिव पॉजिटिव के ऊपर, नेगेटिव नेगेटिव, यानी कुछ ना कुछ अंदर के जो भी किसी की बॉडी के जो अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं या अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको कहते हैं हमारे पास इंटरनल फोर्स होती है। अब एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है? कहते हैं कि द फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बाय अ बॉडी टू अदर रेस्ट बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। अब एक मुकम्मल बॉडी पड़ी हुई है, उसके पार्टिकल्स की बात नहीं हो रही, वो तो बॉडी के पार्टिकल्स के जो बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स थे ये उनकी बात हो रही थी कि वो एक दूसरे पर क्या एक्सर्ट करते हैं। अब टू बॉडीज हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाती हैं? एक्सटर्नल फोर्स। तो फोर्स उनके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन है, अट्रैक्शन है, समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो वो एक्सटर्नल फोर्स हो जाती है पूरे होल सिस्टम। अब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है? कहते हैं व्हेन वी डिस्कस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम वी रिलेटेड, कहते हैं कि वी रिलेटेड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वेरिएबल कॉल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। असल जो हमारा सवाल है वो इसमें यहाँ से शुरू होता है। अब इसमें जो है ना हमारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें जिनको हमें प्रूव करना होता है। तो वो ये है कि सबसे पहले हमारा लीनियर मोमेंटम हमने उसको कांस्टेंट प्रूव करना है कि वो कंजर्व। अच्छा, और दूसरा एंगुलर मोमेंटम भी हमारे पास कंजर्व होता है, एनर्जी भी कंजर्व होती है। ठीक है, तो वो कहता है कि हमारे पास आंसर में कंसीडर अ सिंगल पार्टिकल of mass m is moving along a certain path as shown in figure. For example, वो कर्व पाथ में जा रहा है या लीनियर पाथ में जा रहा है। तो लीनियर कर्व में भी तो हम उसको लीनियर ले सकते हैं, क्योंकि एक टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होती है कि जो उसकी रुख की सीमत में होती है। टेंजेंशियल इसी तरह टेंजेंशियल उसका एक्सेलरेशन बन जाएगा तो उसका मोमेंटम भी होगा। तो कहते हैं कि लेट अ सर्टेन टाइम टी, कुछ वक्त गुजरने के बाद, जब वो शुरू में था वो रेस्ट पर था तो टी हमारे पास 0 था, x1 हमारे पास उसकी इनिशियल पोजीशन। तो कहते हैं कि थोड़े वक्त गुजरने के बाद तो टी हमारे पास टाइम जो है वो टी है, इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इज आर। कहते हैं कि हमारे पास जो है थोड़ी देर गुजरने के बाद उसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो हमारे पास आर है। और कहता है कि वेयर डिस्टेंस इज आर, वी नो दैट, कहता है वेलोसिटी इज डिफाइंड एट। अब वेलोसिटी को डिफाइन करने की बात करते हैं। असल में जो हम मोमेंटम को प्रूव करना चाह रहे हैं, मोमेंटम हमारे पास होता है लीनियर जो मोमेंटम है। यहाँ पहली जो बात वो प्रूव करना चाह रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, यानी अनचेंज होता है, या हम कह सकते हैं उसकी वैल्यू जो है ना हमेशा। अब एनर्जी की बात करें, एनर्जी कहते हैं ना, एनर्जी जो है ना कंजर्वेटिव कंजर्व होती है। उसमें ये होता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो हो जाती है, लेकिन कभी भी एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। अब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, हीट में, मुख्तलिफ चीज़ों में कन्वर्ट होती रहती है। एनर्जी जितनी है पूरे यूनिवर्स में उतनी ही है, वो कभी कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। तो उसमें जो है ना वेलोसिटी की कहते हैं आर हमारे पास जो है डिस्टेंस है, वी नो दैट, कहते हैं कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी। कहते हैं कि हेयर जो है ना यहाँ पर हम जो है ना आर जो है उसने कहा ओरिजिन से उसका डिस्टेंस है। तो अगर हम इसकी जगह एस ले लें, एस भी डिस्टेंस को जो है शो करता है। कहते हैं वी इसके वेलोसिटी जो होती है हमारे पास क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पर हायर लेवल में जो है ना इसको डेरिवेटिव से शो किया। डेरिवेटिव भी किसी चीज़ की स्टेट को, स्टेट में तब्दीली को शो करता है। तो हमारे पास डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू एस बाई टी, यानी कि ये बराबर बराबर होते हैं। इसको मतलब समझाने के लिए दिया हुआ। तो यहाँ पर हम इसको मेंशन नहीं करेंगे, डी एस बाई डी टी, इसको आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए। सो कहते सो फॉर आर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट जी। अब पॉइंट जी के ऊपर जब वो था तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या थी हमारे पास, डी आर बाई डी टी। अब कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, कहते हैं अगर m उसका मास ऑफ पार्टिकल का, इफ m इज द मास ऑफ द पार्टिकल देन लीनियर मोमेंटम इज p इज इक्वल टू mv।
एज लॉन्ग एज द पार्टिकल मूव, यानी कि जितनी, यानी कि जैसा जैसे पार्टिकल मूव्स करता है, इट एक्सपीरियंस, उसको एक फोर्स महसूस होती है, जिसको सामना करना पड़ता है, सर्टेन फोर्स, किसी भी फोर्स का। दिस फोर्स में भी कहते हैं ये फोर्स हो सकती है शायद द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स, कि दो पार्टिकल दरमियान इंटरेक्शन भी हो सकता है। पार्टिकल मूव क्यों करता है? पार्टिकल जब हम एक्सेलरेट कराते हैं किसी भी फील्ड में कराते हैं ना, यानी आगे से कोई चीज को अट्रैक्ट कर रही है, पीछे से कोई रिपेल कर रही है, या आगे से रिपेल कर रही है, यानी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उसको फोर्स मूव करा रही होती है, तो फोर्स कुछ कोई तो होगी ना। तो कहते हैं रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स, या एज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या एज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर सपोज F is a force acting on the particle as a result of interaction, कहते हैं फोर्स जो है वो हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, कोई भी है, देन कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम को सेकंड लॉ जो है उसका, ये हम 11th में भी इसका जो है ना उसका लॉज है, कहते हैं उसके न्यूटन के लॉ ऑफ मोमेंटम फॉर्म में। सेकंड लॉ कहते हैं मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम, the rate of change of momentum definition है, the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the resultant force applied and is the direction of in the direction of force, यानी कि अब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है, अगर किसी भी फोर्स के बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो फोर्स की यानी कि सिमत में होता है हमारे पास। तो उसको कहते हैं हमारे पास शो करने F = dp/dt। तो ये साइड पे मैंने थोड़ा प्रूफ दिया हुआ समझाने के लिए कि P = mv होता है, P हमारे पास मोमेंटम है, m उसका मास है, और मास जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कमी या ज्यादती नहीं होगी। कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसका मास सेम ही रहेगा, और v उसकी वेलोसिटी है। तो कहते हैं कि dp/dt, अगर इसको हम डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर हमारे पास जो है ना बाय प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। इसमें m हमारे पास जो है ना वो कांस्टेंट है, उसमें तब्दीली है नहीं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है वो 0। तो dp/dt = mdv। तो dv/dt, अब हमारे पास अगर डिस्टेंस में तब्दीली के डिस्टेंस पर यूनिट टाइम = वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को, उर्दू में वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन शो करेंगे तो ए एक्सेलरेशन है हमारे पास, dp/dt = ma। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है जो हमारे पास होता है लीनियर मोमेंटम, और T जो हमारे पास जो है ना हमारे पास मोमेंटम है। और अब जो है ना P = mv, अगर हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करें, ये जो हम इक्वेशन 1 पीछे बनाई थी हमारे पास, सॉरी F = dp/dt, अगर इसकी जो है ना वैल्यू P = mv इसमें पुट करेंगे तो in most cases the mass of the particle emits, और उसी बात को समझाने की कोशिश करा। सो इक्वेशन comes as, जो हम ये हमने प्रूव करके मैंने आपको साइड पे दिखाया है, उसी का दोबारा प्रूव है। एक्सेलरेशन, where is the acceleration of the particle and defined as time rate of change of velocity called acceleration। we know that कहते v = dr/dt। अभी हमने जो है ना शुरू में इसको यानी कि डिस्टेंस में तब्दीली को वेलोसिटी कहते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, अगर हम इसको अगेन जो है ना डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट t, तो हमारे पास बनेगा dv/dt। तो वो हमारे पास dv/dt = d²r और dp/dt का स्क्वायर। तो हम यानी कि लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv/dt, और इसी को ही लिख सकते हैं d²/dt² यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड उसका डेरिवेटिव ऑफ r। ठीक है, F = ma, और इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, इक्वेशन 5 हमारे पास बन गई। इफ देयर इज नो फोर्स ऑन पार्टिकल, अगर यहाँ पर फोर्स कोई ना हो पार्टिकल के ऊपर, नहीं है कि हो सकता है फोर्स ना हो, पार्टिकल जरा फ्रीली मूव कर रहा हो, तो देन इक्वेशन 1 बिकम एज, तो इक्वेशन 1 हमारे पास dp/dt के ओरिजिन, अगर इसको हम इंटीग्रेट करें कांस्टेंट का 0 का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगी, तो ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। Thus, linear momentum of the P is constant where F = 0. This is called law of conservation of। अब इसमें सेकंड चीज जो है वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के लिए जो है हमारे पास L = r/t होता है हमारे पास। एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम क्या होता है? अगर कोई बॉडी सीधी मूव कर रही है किसी भी लाइन में तो वो लीनियर मोमेंटम कहलाएगा। अगर कोई बॉडी जो है अगर सीधी है तो उसकी वेलोसिटी जो है हमारे पास लीनियर वेलोसिटी कहलाएगी। अगर कोई बॉडी हमारे पास सर्कल में मूव कर रही है तो उसकी जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल
उसको हम कह सकते हैं हमारे पास जो रोटेशनल वेलोसिटी होती है। सिमिलरली उसमें एंगुलर मोमेंटम भी होता है। तो द एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ द पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट करते हैं ऑफ अ पार्टिकल अबाउट पॉइंट ओ इज डिफाइंड एज एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। वेयर आर क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ वेक्टर फ्रॉम ओ टू द पार्टिकल। जैसे हमने सिंगल पार्टिकल के फिगर में बनाया था, उसमें जो है ना आर हमारे पास जो है ना वहाँ से रेडियस वेक्टर था। टॉर्क क्या होता है? अब इसमें कहता है टॉर्क की डेफिनेशन देता है, टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट और या मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होती है? कहते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क अबाउट ओ किसी भी पॉइंट के इर्द गिर्द, जीरो यानी कि जो कहता है कोई पॉइंट है, ओरिजिन है, तो कहता है कि इज डिफाइंड एज एन इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये इसको हम कह सकते हैं कि टर्निंग इफेक्ट कहते हैं मूवमेंट ऑफ आर, एन इज इक्वल टू हमारे पास होता है मूवमेंट ऑफ। और कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एंगुलर मोमेंटम, we know that कहते हम जानते हैं टॉर्क एन, तो टॉर्क जो है एन ऑफ पार्टिकल अबाउट ओ इज एन इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और फोर्स हमारे पास होती है यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज मोमेंटम होता है हमारे पास अप्लाइड फोर्स के बराबर। तो इसकी अभी हमें अगर टी की वैल्यू पुट करें तो एम बी हमारे पास आ जाएगी, तो डी एम बी बाई। अब इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेशन 1 में एफ की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, एम की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करेंगे और इसकी सॉरी पी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो कहते हैं इसको हम जो है इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे यहाँ आर क्रॉस एफ में। कहते हैं पुट 2 इन 1 वी गेट, अगर हम इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे ये वैल्यू आ जाएगी। अब कहते हैं कि डी बाई इस, अब इसने इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 की फॉर्म में लिख दिया। अब उसने इसको कैसे लिखा है इसकी बात जो है ना हम थोड़ा आगे प्रूव कर लेते हैं इसको। ये इसने डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकाल दी, कहते हैं कि हमारे पास अब जो ऊपर हमने वैल्यू लिखी है कहते आर क्रॉस हमारे पास डी बाई डी टी। अब यहाँ पर पी की वैल्यू जो हमने पुट की थी, अगर इसको इस बराबर कैसे लिखा, राइट हैंड साइड को अगर हम ले लेते हैं, उसको अगर हम प्रूव करने पे आए तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन जाती है फ्रॉम दैट इज यूजिंग द प्रोडक्ट रूल डी टी। अब डी बाई डी टी से इसको जो है डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास डी आर बाई डी टी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एम बी प्लस आर क्रॉस डी एम बी बाई डी टी। अच्छा, और डी आर बाई डी टी हमारे पास वी के बराबर होता है। अब अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे वी क्रॉस एम बी बन जाएगा हमारे पास ये चीज़। डी आर बाई डी टी हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि डिस्टेंस में तब्दीली की शरह या किसी भी जो ना उसका जो वेक्टर है उसमें तब्दीली की शरह को हम क्या वेलोसिटी में लिख रहे हैं। तो ये वेलोसिटी है हमारे पास। तो हमारे पास जो ना इसका क्रॉस प्रोडक्ट में होता है कि सेम वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा जीरो होता है। तो वी क्रॉस वी हमारे पास जीरो आ जाएगा। एम तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है ना, तो एम को जो ना एम की वैल्यू देखेंगे, हम देखेंगे वी को, तो वी क्रॉस वी हमारे पास जीरो होता है। सो इसकी जो फर्स्ट टर्म है इस इक्वेशन की तो वो हमारे पास जीरो हो जाती है। तो उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो हमारे पास एन इज इक्वल टू आर क्रॉस डी एम वी बाई डी टी। तो ये चीज़ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाए। सो इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, लिख सकते हैं इस वैल्यू को। अब नेक्स्ट क्या हुआ, कहते हैं कि हमारा एम वी जो था हमारे पास पी के बराबर होता है लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पर उसने पी की वैल्यू लिख दी, तो कहता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है हमारे पास। तो एन क्या हो गया हमारे पास, कहता है कि तो कहता है कि ये जो हमारे पास होता है आर क्रॉस पी जो है हमारे पास एल के बराबर है, यहाँ पर उसने आर क्रॉस पी की जगह एल लिख दिया यानी लीनियर सॉरी सिंगुलर मोमेंटम। कहता है इफ टॉर्क एन इज जीरो, अगर ये जीरो हो, इसमें तब्दीली किसी तरह की ना हो, तो फिर डी एल बाई जीरो के बराबर आ जाएगा। और अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी एल बाई डी टी हमारे पास एल आ जाएगा और ये जीरो की हमारे इंटीग्रेशन जो है वो हमारा प्रूफ होगा कि यानी कि इसका जो है एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होता है। अब तीसरी चीज़ हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम, कहता है कि ये हमारे पास अलग अलग सवाल आ जाते हैं पेपर्स में। अब एमसीक्यूज में तो एक अलग सवाल होगा, लेकिन उसमें लाजमी नहीं है, अगर ये आएगा तो लॉन्ग सवाल हो जाएगा काफी, बाज़ का बोलना इसके पार्ट बना देता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम फॉर सिंगल पार्टिकल, फॉर सिंगल पार्टिकल कह सकते हैं इफ अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 इज कंजर्वेटिव। अगर किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रही है पॉइंट 1 से लेकर उसको 2 तक मूव कराया, अगर वो कंजर्व है, देन टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज यानी कंजर्व।
और या हम कह सकते हैं सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व। कहते हैं कि दूसरी बात, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर कंजर्वेटिव एंड टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। क्योंकि लाजमी बात जब उसमें एनर्जी में तब्दीली नहीं आएगी तो फिर हमारे एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट होगी। अब इसका प्रूफ करेगा लेट अ पार्टिकल बी मूविंग, कहते हैं कोई पार्टिकल है मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट अनदर पॉइंट 2, किसी भी पॉइंट से, यानी हम ए ले लें, बी ले लें, एक्स वाई ले लें यहाँ पर, या 1 2 ले लें, वो हमारी अपनी मर्जी है। तो लाजमी नहीं है कि 1 या 2 लेना है, तो हमारे पास जो है कोई भी हो सकता है, फाइनल इनिशियल भी ले सकते हैं। इनिशियल तो हमारे पास पॉइंट 1 से 2 तक गया तो अंडर द कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स, यानी ऐसी फील्ड जो चेंज फोर्स जो है ना वो जो तब्दील ना हो। कहते हैं वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स द वर्क अलोन वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। कहते हैं डब्ल्यू हमारे पास 1 2 यानी कि 1 से लेकर हमारे पास है ये, क्योंकि हमारे पास जो है ना वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी एस के बराबर होता है, एफ डॉट डी के बराबर होता है हमारे पास छोटी क्लासेस में, ये एफ डॉट एस के बराबर होता है। ऐसे हमारे पास डिस्टेंस है तो यहाँ इंटीग्रेशन फॉर्म में है तो इसको डी एस मतलब तब्दीली उसमें है, तो एफ डॉट डी एस हमारा 1 से 2 से, यानी कि 1 से 1 टू 2 तक इंटीग्रेट करना है। तो एफ जो हमारे पास होता है वो एम डी वी बाई डी टी के बराबर होता है, यानी कि एफ इज इक्वल टू हमारे पास एम ए के बराबर होता है, और ए जो हमारे पास होता है वो वेलोसिटी में चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी वी बाई डी टी। तो ये वैल्यू उसने वो ये लिखी है, तो इसकी जगह उसने वैल्यू पुट कर दिया। अब एफ की वैल्यू पुट करने के बाद एम डी वी इसको अलग कर लिया और डी टी को जो है ना डी एस के नीचे यहाँ पर लिख दिया, यानी कि डिस्टेंस में तब्दीली। अब डी एस बाई डी टी हमारे पास वी के बराबर होता है, यानी कि डिस्टेंस में तब्दीली को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। एम कांस्टेंट है, एम को बाहर निकाल लिया तो वी डॉट डी वी। अब इसकी इंटीग्रेशन जब करेंगे हमारे पास वी स्क्वायर बाई 2, तो 1 से लेकर 2 तक, तो एम बाई 2 इस 2 को बाहर निकाल लेंगे तो वी 2 का स्क्वायर माइनस वी 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को जो क्लासिकल मैकेनिक्स में या हायर क्लासेस में जो है टी से जाहिर करते हैं, और यहाँ पर और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको वी से जाहिर करते हैं। अब नाउ जो कहता है कि ये हमारे पास वर्क डन आ गया काइनेटिक एनर्जी का T2 माइनस T1 फाइनल माइनस इनिशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए वी नो दैट कहता है कि अराउंड अ क्लोज पाथ टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 0। हम कह सकते हैं कि किसी भी क्लोज पाथ में जो है ना वर्क डन टोटल जाता है वो 0 होता है, यानी कि हमारा जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम है, तो उसमें हमारा वर्क डन 0 होगा। फॉर एग्जांपल कोई आदमी सारा दिन बाल्टी उठा के खड़ा रहे, W इज इक्वल टू होता है एफ डॉट डी के बराबर, यानी उसने डिस्टेंस किया ही नहीं। एफ डॉट डी जो हमारे पास है डी उसने इसका 0 है, तो सारा इसने कोई वर्क डन नहीं किया। सिमिलरली अगर कोई भी वर्क डन है वो क्लोज पाथ में होगा तो हमेशा वो 0 ही होता है, उसका कोई रिजल्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी फाइनल और इनिशियल सेम हो जाती है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें भी इसी चीज़ को फॉलो करेंगे कि क्लोज पाथ जो होता है उसमें जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। इफ कहते हैं कि अगर जो है ना पोटेंशियल, कहते हैं V इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल देन F इज अ ग्रेडियंट ऑफ दिस स्केलर फंक्शन ऑफ द पोजीशन। कहते हैं कि हमारे पास जो है ना अगर पोटेंशियल एनर्जी को जो है हम V से डिनोट कर दें तो कहता है कि हमारे पास जो फोर्स है यानी कि F जो है फंक्शन ग्रेडियंट हो, कहता है ये ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट होगा। एक्सप्लेनेशन में कहता है कि F इज इक्वल टू माइनस डेल V। कहता है इफ force field is such that work done W around a closed path or orbit is 0, यानी कि F dot ds is equal to 0, then force and system said to be conservative. By Stokes theorem, Stokes theorem को देखा जाता है condition for the conservative force equation 1 can be written del cross F हमारे पास जो है वो 0 होता है स्टोक्स के थ्योरम के मुताबिक, अगर कंजर्वेटिव फील्ड में हो या क्लोज पाथ में हो। तो सिंस कर्ल ऑफ ग्रेड से कहता है कि हम जानते हैं कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, किसी भी ग्रेडियंट का जो है ना अगर हम कर ले लें, किसी भी फंक्शन का अगर कोई ग्रेडियंट हो फिर उसका हम कर ले लें तो हमारे पास है ना 0 उसका आंसर जो हमेशा 0 आता है या वेनिश होता है करके F मस्ट बी ग्रेडियंट ऑफ सेम स्केलर फील्ड। सो तो करें अब दोबारा उसकी उल्टा करें F इज इक्वल टू माइनस डेल V, करें वेयर V इज द पोटेंशियल एनर्जी F डॉट ds इज इक्वल टू, अब ds उसने दोनों तरफ अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो और जो डेल की हमारे पास वैल्यू होता है पार्शियल ऑफ पार्शियल x i कैप प्लस पार्शियल ऑफ पार्शियल j कैप प्लस पार्शियल ऑफ पार्शियल z k कैप, और हमारे पास ds जो होता है dxi प्लस dyj प्लस dz k। पहले को लिखने के बाद उसने आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद इनको कट ऑफ सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो है ना माइनस डेल वी के बराबर आ गया। कहते हैं कि हमारे पास अब वर्क डन की तरफ आते हैं, वर्क डन पॉइंट 1 से लेकर 2 तक जो ds ये इसकी जो हमने वैल्यू निकाली है F डॉट ds की जो हमने वैल्यू निकाली है अभी सारे से वो हमारे पास निकली है माइनस डेल वी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस जो है ये बाहर ही है, हमारे पास 1 से लेकर 2 तक तो v2 माइनस v1। अब जब मल्टीप्लाई माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो v1 माइनस v2 हो जाएगा,
तो यहाँ पर हम निकाला है कि वर्क डन पॉइंट 1 to 2 हमारे पास जो है V1 माइनस V2 है, और पीछे काइनेटिक एनर्जी में हमने निकाला था W W12 हमारे पास जो वर्क डन 1.1 से लेकर 2 तक T2 माइनस T1 के बराबर। अब इन दोनों इक्वेशन जो इनकी जो वैल्यूज निकली हैं इनको आपस में इक्वेट कर लें, यानी इनको अगर इक्वल रख लें तो हमारे पास T2 माइनस T1 इज इक्वल टू V1 माइनस V2 के बराबर आ जाएगा। अब जो है ना P2 प्लस V2 इज इक्वल टू P1 प्लस T1, यानी ये इस चीज़ को शो करता है कि इनिशियल एनर्जी यानी कि दोनों एनर्जी का सम, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम ऑफ फाइनल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर उसने लिखा है इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर कांस्टेंट देन टोटल एनर्जी P प्लस V। यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स में यहाँ क्लासेस में काइनेटिक एनर्जी को T से जाहिर करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को V से जाहिर करते हैं। इज कंजर्वेटिव, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमारा जो है ना ये आज के टॉपिक जो है ना सिंगल। अब जो है ना हम इसका नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, वो इंशाल्लाह गाड़ी बंद कर एंड करेंगे।